उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है एक ऐसा शहर जो दुनिया के उन शहरों में से एक है जो लगातार 3000 साल से बसा हुआ है। जरा सोचिए, जब ईसाई धर्म के सबसे पवित्र शहर रोम को बसाया जा रहा था, जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे, तब भी यह शहर जिंदा था। वैदिक काल में इसे प्रयाग कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। महाभारत में भी इसके बारे में बात मिलती है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं और यही वजह है कि हजारों सालों से ये जगह पवित्र मानी जाती रही। मुगल बादशाह अकबर इसे एक ऐसी ताकत बनाना चाहता था जहां शक्ति यानी पावर का केंद्र बने। अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर इस शहर को संगम के पास बसाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने इसका नाम दिया इलाहाबाद, मतलब जहां ईश्वर का वास हो। ये वो शहर है जो भारत के ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी उजागर करता है। इस शहर का नाम है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलाहाबाद के इतिहास के साथ साथ उन जगहों के बारे में जिन्हें घूमे बिना आप इलाहाबाद के इतिहास से रूबरू नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप वाल्मीकि रामायण से लेकर तमाम ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों को देखें तो पता चलता है कि प्रयागराज पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम क्षेत्र को दिया गया नाम था। सदियों से यह शहर एक पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थल रहा है। लेकिन यह शहर सिर्फ धर्म की ही जगह नहीं थी, बल्कि इसकी ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। आज से करीब 2000 साल पहले कौशाम्बी इस एरिया की राजधानी थी और देश पर अरब और तुर्क हमलों तक कौशाम्बी ही इसकी राजधानी रही। फिर मुगल काल में सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में प्रयागराज के पास एक नया शहर बसाया और साल 1583 में इन्होंने इस शहर का नाम इलाहाबाद दिया। इलाहाबाद का मतलब है वो शहर जहां अल्लाह यानी ईश्वर का वास है। अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट ने प्रयाग के प्राचीन स्थल के पास एक नया शहर बसाया और 1583 ईस्वी में वहां पर एक किला बनवाया। उन्होंने इसे इलाहाबाद का नाम दिया। ये प्रयाग से सटा एक नया शहर था। आगे चलकर ये शहर मुगलों और बाद में ब्रिटिशों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री और पॉलिटिकल ठिकाना बना। यही वजह है कि आपको इस शहर में हर युग की छाप दिखाई देगी। अगर मुगल काल का किला दिखेगा तो ब्रिटिश काल का हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। आज़ादी की लड़ाई की कई घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। आज प्रयागराज या इलाहाबाद अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ भारत की विरासत का अनूठा प्रतीक बना हुआ है। आज भी शहर का महत्व है। अब ये हो गया ब्रीफ इंट्रो इलाहाबाद का। अब आपको बताते हैं यहाँ की उन जगहों के बारे में जिन्हें जाने बिना इलाहाबाद को समझना लगभग इम्पॉसिबल है। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद की शान, इलाहाबाद की किले की। इलाहाबाद का किला मुगल बादशाह द्वारा 1583 में बनवाया गया। यह किला यमुना नदी के तट पर और गंगा नदी के संगम के करीब मौजूद है। जिस दौर में यह किला बनाया गया तब यह जगह सिर्फ पवित्र संगम ही नहीं थी, ये वो जगह थी जहां से उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म, ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते थे। अकबर को जल्दी ही इस जगह की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि यहाँ पर जो कब्जा करेगा वो नॉर्थ इंडिया की नब्ज को पकड़ कर रखेगा। अकबर ने यहाँ पर इस किले को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ही बनवाया था। अकबरनामा में कहा गया है कि अकबर द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा किला संगम के पास था। राजा टोडरमल इस किले के आर्किटेक्ट थे। इस किले को बनाने में लंबा टाइम लगा। ये किला 2280 गज लंबा, 1560 गज चौड़ा और लगभग 1000 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए 4 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी किलेबंदी की गई। इसके चलते इलाहाबाद और प्रयागराज दोनों ही शहर बाढ़ से सेफ हो गए। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है, बहुत समय से अकबर की इच्छा थी कि वो पियाग यानी प्रयाग नामक स्थान पर एक महान नगर बसाए जहां गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं तथा जिसे भारत के लोग बहुत सम्मान देते हैं और जो उस देश के तपस्वियों के लिए तीर्थ स्थान है, वहां पर एक किला बनवाए। इस तरह से दो नदियों के मिलन पर बनाया गया इलाहाबाद का किला था। इसकी खासियत ये थी कि इस किले के पास नदी होने की वजह से सप्लाई लाइन सेफ रहती थी। नावें आसानी से आ सकती थी और दूर दूर तक युद्ध के हालात पर नजर रखी जा सकती थी। यही वजह है कि इस किले को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती थी।
इस किले के अंदर की चीज़ें इसे और भी अनोखा बनाती हैं। सबसे पहले यहाँ मिलता है अशोक स्तंभ। ये वही स्तंभ है जिसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अशोक के शिलालेख खुदे हुए हैं। लगभग 2000 साल पुराना ये स्तंभ अकबर ने किले के निर्माण से पहले भी देखा था। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक स्तंभ के अपनी जगह से ना हटाए जाने के चलते यहाँ पर आपको एक तरह की क्रोनोलॉजिकल कंटिन्यूटी ऑफ पावर दिखेगी। यानी ये जगह अलग अलग साम्राज्यों की एक परमानेंट सीट थी और पावर का सिंबल थी। इस स्तंभ से अलग किले के भीतर मौजूद थे पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट। इनका जिक्र कई पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि अक्षय वट अविनाशी वृक्ष है और तीर्थयात्रियों की आस्था इसे एक आध्यात्मिक धुरी मानती है। अकबर के शासनकाल में इस किले के परकोटे में ही इसे शामिल कर लिया गया। यहाँ से एक तरह का राजनीतिक मैसेज जाता था कि मुगल सत्ता धार्मिक भावनाओं को सहारा भी दे रही है और उन्हें अपनी सुरक्षा में रख भी रही है। अकबर के बाद भी यह किला कई सदियों तक एक सत्ता का साइलेंट विटनेस बना रहा। शाहजहां और औरंगजेब के दौर में उत्तराधिकार की लड़ाई के बीच इस किले का कंट्रोल लेना एक तरह से ताकत का प्रदर्शन था। फिर ब्रिटिश काल के दौरान 1801 में अवध का एक हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अयोध्या से जुड़े फैसलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी ने इलाहाबाद के किले को एक मिलिट्री सेंटर बनाया और इसी किले से 1857 के विद्रोह के दौरान एक सीधा प्रशासनिक नियंत्रण चलाया गया। 1857 के बाद की ब्रिटिश रिपोर्ट्स में इस किले को द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टिफिकेशन इन अपर प्रोविंसेस कहा गया। किले की रणनीतिक स्थिति इतनी इंपॉर्टेंट थी कि ब्रिटिश सरकार ने कई विद्रोही नेताओं को भी यहाँ पर कैद किया। आज भी इलाहाबाद का किला अपने भीतर कई अनकही कहानियाँ छुपाए बैठा है। कुछ हिस्सों में आर्मी का कंट्रोल है, इसलिए आम जनता वहाँ तक नहीं जा सकती और शायद यही इस किले को और रहस्यमय भी बना देता है। लेकिन जो हिस्सा खुला हुआ है वो भी इतना बड़ा और इतना हिस्टोरिक है कि आपको लगता है जैसे कि टाइम आपके पीछे की ओर बह रहा है। लेकिन इलाहाबाद सिर्फ अकबर या अकबर के किले की कहानी नहीं है। इलाहाबाद में बसती है एक क्रांतिकारी की शहादत और उस शहादत की गूंज आज भी एक पार्क में मिलती है। इस जगह का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और यहाँ हमारे देश के लिए शहादत दी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। आज जिस पार्क को हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहते हैं, जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ शहीद हुए थे तब इसका नाम अल्फ्रेड पार्क था। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने इस पार्क को इंपीरियल पावर के प्रतीक के तौर पर बनाया था। ये पार्क उन गांवों के खंडहर पर बनाया गया था जो 1857 के विद्रोह के बाद खत्म हो गए। इस पार्क की नींव एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस अल्फ्रेड ने रखी थी, जिन्हें प्रांत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम मुइर ने इलाहाबाद में इनवाइट किया था। इतिहासकार रिचर्ड पामर लिखते हैं कि ब्रिटिश भारत में अगर कोई पार्क सत्ता का अहंकार दिखाता था तो वो अल्फ्रेड पार्क ही था। इस पार्क में अंग्रेज अधिकारी घुड़सवारी करते, शामें बिताते और ये जताने की कोशिश करते कि भारत पर उनका शासन हमेशा के लिए है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही दशकों बाद यही पार्क उनकी अपनी सत्ता के खिलाफ विरोध का गढ़ बन जाएगा। 20वीं सदी के आते आते इलाहाबाद देश की आज़ादी की चेतना से भर चुका था। आसपास के कॉलेज में पढ़ने वाले युवा लोग, नौजवान लोग आज़ादी चाहते थे। इन्हीं में से एक नौजवान थे चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद कहते थे कि उनको अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाएंगे। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि ब्रिटिश सत्ता के लिए एक साइकोलॉजिकल चुनौती थे। वो इलाहाबाद के हर कोने को जानते थे, कुतुब खाना, दारागंज चौक और इस पार्क को भी। 27 फरवरी 1931 की सुबह आज़ाद जब अपने एक साथी से मिलने के लिए अल्फ्रेड पार्क में आए तो एक साथी की गद्दारी के चलते अंग्रेजों को उनके आने की खबर हो गई। ब्रिटिश पुलिस ने फिर पूरे पार्क को चारों दिशाओं से घेर लिया। आज़ाद अकेले थे लेकिन उनके आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पेड़ों के पीछे से लड़ते हुए दर्जनों गोलीबारी रोकी। ब्रिटिश ऑफिसर नोट करते हैं, ही फॉट लाइक अ रेजिमेंट नॉट अ मैन, यानी वो एक इंसान या आदमी की तरह नहीं, पूरी आर्मी की टुकड़ी की तरह लड़े। आखिरकार पार्क के बीचों बीच एक पेड़ के सहारे वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। इलाहाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में इस पार्क की पहचान बदल गई। अंग्रेज आज़ाद से इतना डरते थे कि जिस पेड़ के पास वो शहीद हुए उस पेड़ को रातों रात कटवा दिया ताकि आज़ाद की शहादत के स्थल से कोई विरोध न खड़ा हो जाए। आज पार्क में उसी पेड़ के पास एक स्मारक है जहां आज़ाद का आखिरी सामना हुआ था अंग्रेज़ों से। इस तरह अगर अकबर का किला इस शहर की पहचान है तो आज़ाद पार्क इस शहर का गौरव है।
लेकिन इलाहाबाद में एक ऐसी बिल्डिंग भी है जो पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान है। इस जगह का नाम है इलाहाबाद का हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक है। इतिहासकार पीटर रॉब की किताब द ब्रिटिश राज एंड इट्स जजेस में एक लाइन है, इलाहाबाद बिकेम द इंटेलेक्चुअल हार्ट ऑफ कॉलोनियल जुडिशरी। इलाहाबाद कोर्ट ने न सिर्फ इंडिया की जुडिशरी को आकार दिया, बल्कि आज़ादी के आंदोलन की जो पॉलिटिक्स थी उसको भी दिशा दी। ये कोर्ट बना था 1866 में और इसके बनने में 1857 का भी बहुत बड़ा योगदान था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश एम्पायर को समझ आया कि भारत को काबू में रखने के लिए सिर्फ तलवारें नहीं, बल्कि कानूनों का एक ऐसा जाल चाहिए जो इनकी शासन को वैलिडिटी दे। इसीलिए इलाहाबाद को चुना गया, क्योंकि ये शहर सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बिल्कुल सेंटर में था। गंगा और यमुना के संगम के पास बसने वाला ये शहर उस समय हिंदुस्तान की विचारधारा, प्रतिरोध और संगठन का केंद्र था। इतिहासकार सुमित सरकार लिखते हैं कि इलाहाबाद वॉज चूजन बिकॉज द ब्रिटिश फियर्ड इट्स इन्फ्लुएंस येट नीडेड इट्स इंटेलेक्ट। यानी शहर जितना बड़ा खतरा था उतना ही बड़ा सॉल्यूशन भी था। फिर जैसे जैसे ये इमारत आकार लेती गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट अंग्रेजी कानूनों और भारत की असलियत के बीच एक बहुत बड़ा पुल बनता चला गया। यहीं पर पहली बार भारतीय वकील, जज और विद्वान ब्रिटिश जूरी सिस्टम को चैलेंज करने लगे। धीरे धीरे ये बिल्डिंग इंडिया की न्यायिक इतिहास का धड़कता दिल बन गई। यहीं पर खड़े होकर मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत का ऐसा लेवल इस्टेब्लिश किया कि उन्हें इलाहाबाद का लॉ लायन कहा जाने लगा। यहाँ से ही आनंद भवन की राजनीति को कानूनी ताकत भी मिली। यहाँ कई इंपॉर्टेंट राजनीतिक केस भी लड़े गए, जैसे कि प्रांतीय प्रतिबंध, प्रेस स्वतंत्रता और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे, ये सब यहीं से लड़े गए। 1930 के दशक में जब कांग्रेस का जन आंदोलन चरम पर था, तब यह हाई कोर्ट कॉलोनियल सत्ता और भारतीय प्रतिरोध के बीच सबसे बड़ा टकराव देखने वाली जगह बन गया था। मॉडर्न इंडिया में देश की आज़ादी के बाद भी यह हाई कोर्ट जुडिशरी के सबसे सम्मानित स्तंभों में से एक माना जाता है। हजारों केस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले और देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कई दिग्गज जज, सबकी शुरुआत इस हाई कोर्ट से हुई। इस तरह शहर बाकी ऐतिहासिक जगहों की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सिर्फ अतीत की निशानी नहीं है, बल्कि ये लगातार चल रहे स्ट्रगल का सिंबल है, जिसने भारत को भरोसा दिलाया कि जस्टिस में चाहे थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन उसकी जड़ें अगर गहरी हैं तो किसी भी सत्ता को चुनौती देने की ताकत रखता है। ये वही इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसने इंदिरा गांधी तक की सदस्यता को रद्द कर दिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले ऐतिहासिक स्थल की। इलाहाबाद की भीड़ भाड़ वाली गलियों से अगर थोड़ा सा हटकर आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इलाहाबाद में इतनी शांत जगह भी मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ इलाहाबाद में मौजूद खुसरो बाग की। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका हर गुंबद और हर मेहराब एक अधूरी कहानी का बोझ उठाए खड़ा है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कभी लिखा था, खुसरो बाग इज नॉट जस्ट अ बरियल स्पेस, इट इज अ साइलेंट आर्काइव ऑफ मुगल बिट्रेयल। ये जगह उतनी ही खूबसूरत है जितनी दर्दनाक राजनीति इससे जुड़ी हुई है। इस बाग की दर्दनाक कहानी इस जगह के नाम से है। खुसरो जहांगीर के बेटे थे। ये वही राजकुमार थे जिनको अकबर जहांगीर से भी पहले अपना वारिस बनाना चाहते थे, उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। खुसरो बहुत काबिल थे और लोग उम्मीद करते थे कि एक दिन वो मुगल बादशाह को ऊंचा मुकाम दिलाएंगे, लेकिन खुसरो मुगल पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। साल 1606 में जब उसने अपने पिता सलीम यानी जहांगीर के खिलाफ बगावत की तो उसकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। इलाहाबाद उस समय प्रिंस खुसरो का किला था। जहांगीर ने खुसरो की बगावत को दबा दिया, लेकिन अब जहांगीर भी नहीं चाहते थे कि उसके खिलाफ कोई आवाज़ खड़ी करे, चाहे उसका अपना बेटा क्यों ना हो। इसका एक मतलब ये भी था कि खुसरो का अंत तय हो गया था। आखिरकार खुसरो को कैद कर लिया गया और जेल में उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया। यहीं पर कुछ सालों बाद उसकी मौत भी हो गई। कहा जाता है कि उसकी हत्या में उसके भाई खुर्रम यानी शाहजहां का भी हाथ था। इन्हीं खुसरो की कब्र आज भी खुसरो बाग में मेन स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद है। लाल पत्थर की ऊंची इमारत, सुंदर नक्काशी और शांत माहौल, लेकिन इसके पीछे का इतिहास किसी को भी परेशान कर सकता है। दोस्तों, खुसरो बाग में सिर्फ खुसरो की कब्र नहीं है, यहाँ पर उसके साथ उसकी माँ शाह बेगम और उसकी बहन निखत-उन-निसा भी दफन है। मुगल दरबार की पॉलिटिक्स इस हद तक जहरीली थी कि शाह बेगम ने भी दरबार के तनाव से टूटकर खुदकुशी कर ली थी। इस तरह खुसरो, उनकी माँ और उनकी बहन, इन तीनों की कब्रें मिलकर इस बाग को एक पूरा राजनीतिक परिवार का स्मारक बना देती हैं, जहाँ पर हर ईंट मुगल स्ट्रगल की गवाही देती है। लेकिन खुसरो बाग की खासियत सिर्फ 3 मुर्दों के टीले से नहीं जुड़ी है,
बल्कि ये वो जगह भी है जहां 1857 के विद्रोह के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे। 57 के विद्रोह में ये इलाहाबाद का सबसे बड़ा रेबल बेस था। विद्रोहियों ने इसे अपना हेडक्वार्टर बनाया था। अंग्रेजों को इलाहाबाद जीतने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत यहीं पर करनी पड़ी। बाग के कुछ पुराने हिस्सों पर लगे गोलियों के निशान आज भी उस दौर की बीती लड़ाई की याद दिलाते हैं। खैर, मुगलों के पतन के बाद ब्रिटिश शासन में इस बाग को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन आज़ादी के बाद इस जगह को हेरिटेज घोषित कर दिया गया। तब से लेकर आज तक लोग यहाँ घूमने आते हैं, जगह को देखते हैं। अब आखिर में बात करते हैं दोस्तों प्रयागराज की पॉलिटिक्स के सेंटर की। जी हाँ, इस जगह को जाने बिना इलाहाबाद और यहाँ तक कि देश के इतिहास को भी जानना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के पहले प्रधानमंत्री पले बढ़े थे। मैं बात कर रहा हूँ आनंद भवन की। ये वो हवेली या घर है जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने 1930 के दशक में बनवाया था। आनंद भवन की दीवारों के भीतर कई पीढ़ियों ने इतिहास लिखा। जहाँ मोतीलाल नेहरू की दूरदर्शिता डेवलप हुई, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप का विकास हुआ, महात्मा गांधी तक ने इस घर में शिरकत की। इस घर में एक कमरा था, जब अगर आप जाएंगे जहाँ पर गांधी जी अक्सर ठहरते थे। आज भी उस कमरे को वैसा ही रखा गया जैसा उन्होंने छोड़ा था। ऐसे ही मोतीलाल नेहरू का कमरा है। अब भी उनकी लाइफस्टाइल का वो कमरा आईना है। अंग्रेजी फर्नीचर के बीच एक इंडियन सोल। वहीं पर जवाहरलाल नेहरू का जो स्टडी रूम है वो किताबों से भरा हुआ है, जहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध पत्र डिस्कवरी ऑफ इंडिया की प्रेरणा ली थी। फिर 1947 में जब आज़ादी मिली तो आनंद भवन के कमरे खाली नहीं हुए। आज ये घर म्यूजियम है जहां हर सामान किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। 1970 में नेहरू परिवार ने इस भवन को राष्ट्र को दान कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि आज़ादी कितने त्याग और विचार से आई। यहाँ की हवा में अब भी वो जोश महसूस होता है जो एक समय में स्वतंत्रता सेनानियों के सांसों में भरा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी इलाहाबाद की प्रमुख ऐतिहासिक जगहें। प्रयागराज को समझना असल भारत को समझना है। ये एक शहर का जिंदा इतिहास है जहाँ हर काल ने अपनी छाप छोड़ी है। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।